अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच था और उस मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को शिकस्त दी है। रावलपिंडीज ने एक मरतबा फिर से शिकस्त खाई है। शिकस्त पर शिकस्त, कोई एक मैच भी अभी तक नहीं जीता और ऐसे लग रहा है कि जैसे रावलपिंडीज की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए यही लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी शायद ऐसे ही नताज देखने को मिले। ऐसे लग रहा था जैसे लाहौर कलंदर्स जैसी टीम जो खुद इस टूर्नामेंट को बहुत मुश्किल तरीके से खेल रही है, बहुत मुश्किलात का शिकार है, कोई अच्छा टूर्नामेंट नहीं खेल रही। कल हम जब बात कर रहे थे तो हमें यह था कि शायद रावलपिंडीज की टीम इसके खिलाफ कम बैक कर जाए और लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दे, बट ऐसा हुआ नहीं है। रावलपिंडी मुसलसल शिकस्त पर शिकस्त और पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले नंबर पर है, यानी कि 8वें नंबर पर है। और रावलपिंडी के फैंस के लिए वंस अगेन उनको हौसला देने के लिए मैं ये कहूँगा कि वो पॉइंट्स टेबल को उल्टा करके देखें तो उनको उनकी टीम पहले नंबर पर नजर आएगी, नीचे से पहले नंबर पर है। लेकिन इस परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। पहले खेलते हुए आज 210 रन बनाए थे लाहौर ने और 178 रन ही बना सकी रावलपिंडीज की टीम। आज फखर जमान ने बड़ा अच्छा खेला, 84 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 54 बॉल पर फखर जमान ने ये इनिंग खेली है। मोहम्मद फारूक 41 बॉल पर 63 रन किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। बहुत कमाल की बैटिंग इन्होंने की है। कुरम एजेंसी से इनका ताल्लुक है। इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक ने 18 बॉल पर 26 रन किए। मजमूई तौर पर इस मैच पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान किया है और 4 नए खिलाड़ी इसमें शामिल किए हैं। इस हवाले से आपके सामने नाम रख देता हूं मैं। शान मसूद कैप्टन, अब्दुल्ला फजल, इमाद भट्ट, अजान उवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी होरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड में शामिल हैं। और आपको ये भी बताऊं कि 8 मई को ये पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच 16 मई को खेला जाएगा और दोनों ही मैचेस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त सा पैनल मौजूद है। अहमद कुरैशी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, वीडियो लिंक पर मेरे साथ हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और अहमद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा शाकिर साहब आपसे सर कि रावलपिंडीज की टीम को शिकस्त पर शिकस्त हो रही है। मैं जब कल प्रोग्राम की क्लोजिंग की तो उस वक्त ये आप कह लें कि डिस्कस कर रहा था कि शायद हो सकता है कि लाहौर कलंदर्स इतना अच्छा ये टूर्नामेंट नहीं खेल रही या उस रंग में वो नज़र नहीं आ रही, तो हो सकता है पिंडी इसको शिकस्त दे दे। सर, पिंडी लाहौर को भी शिकस्त नहीं दे पाया। देखिए, पिंडी सबसे पहली टीम बन गई आज, इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं वो ऑफिशियली आज। और इतना बुरा डेब्यू सोचा नहीं था जिस तरह का इनका बना था, एक कम्बिनेशन। और फिर तजर्बा था रिजवान का, कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, पीएसएल में उन्होंने कप्तानियाँ की, तो ये लग रहा था कि अच्छा कम्बिनेशन बन गया। बॉलिंग में आप नसीम शाह, मोहम्मद आमिर को ले लें, उसके बाद और यासिर पिछले सीज़न में बहुत अच्छा खेलते हुए इस सीज़न में पिंडी में आया, उसकी भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं बन पाई जिस तरह की थी। तो लग ही रहा था कि इतना बुरा रिजल्ट नहीं होगा। मेरे नज़दीक सबसे बुरी सिलेक्शन या बुरा कम्बिनेशन तो हैदराबाद किंग्समैन का था, लेकिन फाइनली शुरू की 3-4 शिकस्त के बाद उन्होंने कम बैक किया और अब 6 पॉइंट्स पे हैं वो। पिंडी के लिए, बहरहाल पिंडी के फैंस के लिए जो एक एनर्जी पिंडी की टीम इस टूर्नामेंट में लेके आई थी और जिस तरह से एंगेजमेंट थी उसकी और जो एक हवा बना हुआ था वो ग्राउंड में रेप्लिकेट नहीं हो सका। और वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस और बहुत बुरा स्टार्ट है और पहले ही सीज़न में हम उनको गुड बाय भी कह रहे हैं। सही हो गया। रावलपिंडी की टीम जैसे शाकिर साहब कह रहे हैं कि आउट हो गई। अहमद कुरैशी साहब, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में खेलने वाली रावलपिंडीज की टीम जो नई टीम थी, पहले मैच में हमने कहा चलो नई टीम आई है, दूसरे मैच में हमने कहा नई टीम आई है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में, फॉर्मेशन ये वो सब थोड़ा सा जेल होने में टाइम लगेगा। तीसरा मैच आ रहे, चौथा, पांचवा, सर मुसलसल शिकस्त पर शिकस्त। इवन के हैदराबाद किंग्समैन भी शुरू में हार रही थी, उसको भी शिकस्त हो रही थी, बट उसने थोड़ा सा अपने आप को अपनी टीम में ठहराव पैदा किया और उनके वो लड़के जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वो परफॉर्म करना शुरू हुआ, यानी कि वो इस टूर्नामेंट में इन हो गए। इवन के लाहौर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो क्या कहेंगे, रावलपिंडीज टूर्नामेंट से बाहर हुआ है। मैं चाहता हूं कि अहमद कुरैशी साहब आज कुछ खास बात करें इस हवाले से। देखिए, खास बात क्या कर रही है, खास बात की जाती है खास परफॉर्मेंसेस पे। इस तरह की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में आप अपना अल्फाज ज़ाया करने वाली बात है। देखें, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात की थी एंड आई विल स्टिक टू माय कमेंट्स के
मोहम्मद रिजवान ने जो बात की थी कि जो भी सच्ची नीयत से नहीं खेलेगा वो जलील होगा, वो स्टेटमेंट उनके लिए सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था या तो विन है या तो लर्न है, वो लर्न ही लर्न मिली जा रहा है, विन की नजर नहीं आ रही। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में रिजवान को शायद आज भी फर्क ना पड़े ये मैच हारने के बावजूद, क्योंकि वो डग आउट में जाएंगे और डग आउट में जाके क्लैपिंग करके फिर आज चैंपियन वाली बातें करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिससे लगेगा कि हम चैंपियन हैं। तो उनको जब फर्क ही नहीं पड़ा, इतने नहीं पड़ता, तो ख्याल में मैं और आप सिर्फ मगजमारी कर रहे हैं। लेकिन देखें बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिस तरह शाकिर ने बात की कि जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, आपके सारे बॉक्सेस टिक थे, फास्ट बॉलर आपने बड़े नाम लिए, वो जिनका T20 का बड़ा एक्सपीरियंस है, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं, बैट्समैन आपके अच्छे थे, फॉरेन प्लेयर्स आपके अच्छे थे। सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस थी मेरे ख्याल में, तो कप्तानी को लेके आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इक्का दुक्का नजर आई है, लेकिन वो टीम एज अ टीम परफॉर्म कर ही नहीं सकी। मैं खुद इस बात से एग्री करता हूं कि पिंडी की टीम से तो 10 गुना बुरा कॉम्बिनेशन था हैदराबाद की टीम का, जिनके पास प्रॉपर स्पिनर ही नहीं थे सैम अयूब और मास सदाकत के अलावा। कहने का मकसद ये है कि अगर वो टीम 2-3 मैचेस जीत गई तो पिंडी की टीम को तो एटलीस्ट 4-5 मैचेस जीतने चाहिए थे, कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन बजाय कोई भी मैच जीतने के आई थिंक ये टीम शायद, मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई मैच जीत सके, क्योंकि ये तो लाहौर कलंदर के अगेंस्ट फिर भी हम एक अल्टीमेट चांस था इस टीम के जीतने का। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान के लिए एक बड़ा जिसको कहते हैं ना ड्रोना ख्वाब, उस किस्म का ये PSL रहा है। और उन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ था, स्टांस था उनका, खास तौर पे जब वो कप्तानी से हटे, वनडे की और T20 की टीम से बाहर हुए, तो वो ये महसूस करवा रहे थे या तासुर दे रहे थे कि जी मैं तो T20 खेल सकता हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, ज्यादती हुई। शाकिर भाई ये बहुत ज्यादा चलता रहा, यानी कि एक तासुर देने की कोशिश की उनकी जानिब से कि जी मुझे गलत हटाया गया है, मैं तो T20 का बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, मैं बहुत अच्छी खेलता हूँ। तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान साहब के साथ क्या हुआ है? और मैं दूसरा सवाल जो असल में करना चाहता हूँ वो ये है, क्या उनकी इस पिंडी के इस शिकस्त में या टूर्नामेंट बुरा खेलने में कप्तान का कोई रोल नज़र आ रहा है आपको कि उस तरह से वो लड़ा नहीं पाए, उस तरह से वो अपनी टीम को खिला नहीं पाए और इनफरादी परफॉर्मेंस उनकी अपनी ऐसी थी? देखिए ऑब्वियसली कप्तानी का रोल ही इंपॉर्टेंट था, और जिस तरह रिजवान से कौमी टीम की कप्तानी छिनी, फिर स्पॉट छिनी, तो वो जब आप कोई भी प्लेयर जब अप फ्रंट अपनी नेशनल टीम में परफॉर्म न कराओ तो लीग में उसकी ज़ाती परफॉर्मेंस, और अगर कैप्टन है तो कैप्टनसी भी मुतासर होती है। आप पैरेलल अगर देख लें कि जिस तरह से इस टूर्नामेंट में बाबर आजम खुद बैट से परफॉर्म कर रहा है, जो उसके बैट की परफॉर्मेंस की उसकी जो एक कॉन्फिडेंस कैप्टनसी में आया, और उनकी टीम क्या ज़बरदस्त इस टूर्नामेंट में खेल रही है, तो ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और रिजवान को यकीनन इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि कुछ तो उनके अंदर कमी है, कुछ स्ट्रेटजी वो जो है वो शायद इंटीग्रेट नहीं हुए मॉडर्न क्रिकेट से, कि मुसलसल शायद 15-16 मैच उनकी कैप्टनसी में या इससे भी ज़्यादा हो गए शायद हार चुकी हैं। तो 15-16 नहीं, शायद सर 21 के करीब हो गए मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत। बहरहाल मैंने चलो कसरत से काम लिया कि ये भी बड़े होते हैं, ये भी अगर अक्ल आने के लिए या गैरत आने के लिए ये भी बड़ी मुसलसल शिकस्तें। तो रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस भी कोई नहीं रही, कैप्टनसी से भी कोई वो जो है वो रंग नहीं जमा सके। तो बहरहाल उनकी इस इनएबिलिटी का पिंडी के नाम को और पिंडी की टीम को भी बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहता हूँ। कल जब प्रोग्राम में थे ना अहमद, तो उस प्रोग्राम में थे, एक और बड़ी डिस्कशन हुई, वो ये थी कि ऐसे प्लेयर जैसे मोहम्मद रिजवान हैं सर, इनको पिक क्यों किया जाता है जब लगता है कि एक तरफ PCB ये कहता है कि हम फ्यूचर के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है PSL, यहाँ से हम यंग टैलेंट को लेकर आते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं। फिर ऐसे प्लेयर्स जिनकी T20 क्रिकेट या क्रिकेट उस तरह से नहीं रही, अब वो उस सतह पर नहीं खेल रहे, तो इनको इतने भारी भरकम मुआवजे देकर पिक किया जाता है। इससे बेहतर नहीं है कि इस हवाले से भी कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि PCB इस बारे में भी कोई फैसला करे कि भाई इन प्लेयर्स को आप ना पिक किया करें? देखें, पिंडीज़ का इशू ये था कि पिंडीज़ ने एक बनी बनाई मैनेजमेंट को टेक ओवर किया था, और फिर जब इंजमामुल्लाह जैसे जो है वो लोग वापस वहाँ एक्टिव हुए, तो उन्होंने फिर अपना माइंड सेट अपने लाइक माइंडेड लोगों को ही लाना था। और लीग्स के अंदर ये जो पुराने प्लेयर हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, इनकी अपनी ज़बरदस्त लॉबिंग, वैसे भी इनका काफ़ी लॉबिंग की होती है। और फिर ये जो लोग जगह जगह मैनेजमेंट्स में आते हैं ना, कोई कभी इस लीग में चले गए, कभी पाकिस्तान ने नेशनल टीम के लिए कोई सर्विसेज दे दी कभी, तो उनके साथ जो स्टार प्लेयर और सियाने प्लेयर होते हैं उन्होंने अपनी बना के रखी होती है कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके लिए मैक्सिमम एडजस्टमेंट के जो है वो प्लान्स वो साथ लेके जाते हैं। तो रिजवान फ़िलहाल इससे पिछले जितने भी
PSL के PSL edition हुए हैं हुआ। उसमें कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो इसमें इवन कि अगर जितवाया भी इन्होंने मुल्तान जी हाँ, अगर इसमें उनकी परफॉर्मेंस बुरी हुई है तो यकीनन उसका रिजल्ट आपको शायद अगले साल मिले कि कोई उनको पिक करने वाला ना हो। हमने देखा PSL में बहुत से लोग आए और निकल गए, लेकिन ये जो 2 टीम्स इस बार ऐड हुई हैं उसकी वजह से भी एक विंडो काफ़ी वाइड हो गई थी, तो फिर रिजवान की सिलेक्शन को ज़्यादा मुश्किल नहीं रही थी। जी अहमद कुरैशी साहब, आप समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान को जो बकिया मैचेस हैं उनमें कप्तानी किसी और लड़के को दे देनी चाहिए या अपनी जगह पर किसी और लड़के को मौका दे देना चाहिए? अब क्या फायदा रोने का जब चिड़ियां चुग के ले गई खेत। अब आप अगर रिजवान को कप्तानी से हटा भी देंगे तो कौन सा आपने आगे क्वालिफाई कर जाना है या कोई मैचेस जीत जाने हैं। देखें, बात यह है कि रिजवान अगर कैप्टन बना है तो मैं स्टिल इस बात पे बिलीव करता हूं कि कोई वो बहुत बुरा कैप्टन या बहुत बुरा प्लेयर नहीं था जितना उसने अपने आप को बना दिया है। जब आपका ध्यान अननेसेसरी चीजों पे हो, जब आपके पास जो आपकी एक करेंसी है परफॉर्मेंस, उसके बजाय आप इधर उधर की चीजों में जब इन्वॉल्व हो जाएं, पड़ जाएं, तो फिर इसी तरह से आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। और ये चीज हमने सिर्फ रिजवान के केस में नहीं देखी, हमने बाबर के केस में देखी, शाहीन के केस में देखी, इससे पहले भी जो 90s के दौर से भी चलता आ रहा है ये एक कल्चर जो हम देखते आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, रिजवान को मेरे ख्याल में अगर आप ड्रॉप कर भी देंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर ये है कि पिंडी की टीम सर जोड़ के बैठे, जितनी वो शोर शाह और उछलो कूद पे ध्यान देते हैं, इतना अगर वो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ध्यान दें तो कुछ ना कुछ उनकी टीम का हो जाएगा। शाकिर बात कह रहे थे इंजमामुल हक की, मेरे ख्याल में इंजमामुल हक को तो बस उन्होंने सिर्फ नाम की वजह से साथ रखा हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इस फ्रेंचाइज में आपको वही लोग नजर आते हैं जो मुल्तान सुल्तान में थे। ऑब्वियसली ये वही फ्रेंचाइज थी जिसको रीनेम किया गया था, और फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रिजवान के जो क्लोज लोग हैं, चाहे अब्दुल रहमान है कोचिंग में या और बहुत सारे आपको मैनेजमेंट में लोग नजर आते हैं जो रिजवान के खाते क्लोज रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंजमामुल हक से ज्यादा लॉबिंग रिजवान ने की है और उन्होंने अपनी मन मर्जी की जो है वो मैनेजमेंट रखी है। मैनेजमेंट के अलावा भी अगर आप देखें तो जब इस टीम को बनाया जा रहा था ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में तो मोहम्मद रिजवान वहां पे मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान से बेहतर तो मार्नस लबशेन कप्तानी कर गया कि जिसको एक बनी बनाई टीम मिली जिसका ड्राफ्टिंग में भी कोई रोल नहीं था, और उसने अगर अपनी टीम को 2-3 मैचेस एज अ कैप्टन जिता दिए हैं तो मेरे ख्याल में रिजवान पे फिर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होंगे। उसने भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, खुद ऊपर आया, अच्छा आगाज प्रोवाइड करने की कोशिश की अपनी टीम को, सैम को नीचे भेज दिया। तो जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसका फिर कोई कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पिंडी की टीम में एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बॉलिंग है वो मुझे लगता है कि काफी हद तक मुझे एज सच कंप्लीट नजर नहीं आती कि इस विकेट पे भी आपने लाहौर कलंदर से 210 खा लिए तो फिर वो 210 आपसे बनने भी नहीं थे, ये भी हमें पता था। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें से अगर आप उसके साथ मसूद के अगर रन्स निकाल दें आखिर में आके जो उसने थोड़ी बहुत हिटिंग की और रन्स बनाए, तो पिंडी की टीम ने तो कुछ किया ही नहीं है सिवाय यासिर खान के। तो रिजवान पे भी सारा ब्लेम नहीं दे सकते उनकी कप्तानी की हद लेकिन तक। बाहर क्या वो उनकी टीम बाहर हो गई है और रावलपिंडीज के फैंस को ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी टीम मैचेस तो अभी बकिया खेलेगी लेकिन टूर्नामेंट से आउट हो गई है। जी शाकिर बादशाह साहब, हम कुछ लाहौर की बात कर लें क्योंकि फ़खर जमान साहब अच्छा खेले हैं। 54 बॉल पर 84 रन की इनिंग खेली है। मोहम्मद फ़ारूक ने 41 पर 63 रन की इनिंग खेली है। क्या कहेंगे इस हवाले से? उससे पहले मैं इससे मुतलिक लड़के से बात करना फ़ारूक से मुतलिक बताना चाहता हूँ कि इसने फर्स्ट क्लास के 15 मैचेस खेल रखे हैं और 23 इनिंग्स में 697 रन हैं इसके, हाईएस्ट 105 है, 31 की एवरेज है इसकी, और लिस्ट ए में इसके 8 मैचेस हैं सिर्फ, और इस लड़के ने 219 रन कर रखे हैं, एवरेज इसकी वहाँ पर 27 की है। और T20 में मोहम्मद फ़ारूक ने इसके कैरियर से मुतलिक मैं बता रहा हूँ 8 मैचेस हैं इसके सिर्फ, और उसमें इसके 71 रन हैं और 8 की उसमें एवरेज है। लेकिन अच्छा साइन ये था उसके लिए कि उसको टीम में सेलेक्ट कर लिया गया, यानी कि PSL में वो पिक हो गया, और खैबर पख्तूनख्वा से इसका ताल्लुक़ है। जी शाकिर बादशाह साहब, एक फ़खर जमान और मोहम्मद फ़ारूक की बैटिंग आपको कैसी नज़र आई? और स्पेशली मैं फ़खर पर तो हम काफ़ी बात करते रहते हैं, इस नए टैलेंट पर मैं बात करना चाहता हूँ, नए लड़के पर। इस पर देखिए फ़खर की इनिंग्स वैसे पहले उससे बात कर लेंगे, उसकी ड्यू थी इसलिए कि वो थोड़ा टूर्नामेंट से बाहर भी हुआ बिल्कुल 2 मैचेस की वजह से, और उसका कमबैक और उसके फ़ैन फील भी कर रहे थे उसकी परफॉर्मेंस, और टीम को सख्त ज़रूरत थी, वरना लाहौर के अंदर की उसकी एब्सेंस में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही। तो फ़खर की तो यकीनन तारीफ़ करनी है, लेकिन जिस तरह आपने फ़ारूक का तारुफ कराया, जिस तरह एक बिल्कुल रॉ टैलेंट नया अगर टीम में आ गया
और उसकी आप एबिलिटी देखें कि आज उसकी इनिंग्स में 5 छक्के हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टॉप ऑर्डर जो आता है लड़का, टॉप ऑर्डर तीनों जो हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम बासानी लगा सकें। स्ट्रॉन्ग है, एग्रेशन उसमें नज़र आता है, ज़ाहिर है नया नया पक जाएगा, लेकिन मुझे उसकी जो एक अंदर से करंट नज़र आता है कि ये बंदा आगे चल के बेहतर स्पार्क करेगा, वो उसमें ज़रूर है। लेट्स होप, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीदें अभी नहीं, अभी एक आध परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम 8 मैच उसने टोटल टी20 के खेले हुए हैं। और मैं ख्याल उन दोनों की जो आज इनिंग्स थी ओपनिंग, मतलब 10 ओवर में 120 तक ले गए थे, उसके बाद टूर्नामेंट मैच तकरीबन, क्योंकि हमें फील किया कि आज के कम्बिनेशन में पिंडीज के बाद एक पेसर कम हुआ। शागिर भाई, एक चीज़ है जो हम अक्सर इस शो में डिस्कस कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में जितने भी लड़के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो सब के सब मैक्सिमम जो नंबर्स आ रहा है वो ओपनर आ रहे हैं। अभी फारूक को भी देखें, ये भी ओपनर, समीर को देखें ओपनर, शामिल हुसैन को देखें ओपनर है, फिर हमारे पास कितनी ऐसे लड़के हैं और हैं जैसे हसन नवाज, वो भी ओपनर है। गो कि हम उसे अब नीचे वाले नंबर्स पर ट्राई कर रहे हैं ताकि वहाँ हमें ज़रूरत है। तो इसी तरह से और 2-3 नाम हैं, सब के सब ओपनर ही आ रहे हैं जो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा है कि हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो यार हम कहें कि अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा। लेकिन टी20 में ज़्यादातर आपको परफॉर्मर ओपनर ही नज़र आएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है। लोअर आर्डर में तो बॉल्स ही इतनी अवेलेबल नहीं होती, क्वाड हिटर आ जाए तो कर जाए। अब पाकिस्तान मैनेजमेंट की ये ज़रूरत है ना कि जो लड़का देख रहे हैं, अब हमें हमारा मसला ये है कि हमने 5वीं पोजीशन के लिए भी ओपनर सेलेक्ट करना होता है, चौथी के लिए भी और तीसरी के लिए भी। जब डोमेस्टिक में जाते हैं तो वो ये क्राइटेरिया नहीं रखते कि हमें जिस नंबर के लिए जो बैटर चाहिए उसकी इस नंबर पर खेलते हुए क्या एवरेज है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो हम उस नंबर के लिए ओपनर बेशक उससे 1000 रन ज़्यादा बना के क्वालिफाई करता हो, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब की सिलेक्शन जब तक नहीं होगी, हमें अपने एग्जैक्ट नंबर्स वाले प्लेयर चाहिए। हमें आपने देखा कि हमारी टीम, एक बाबर आजम भी था, वो भी ओपनर बन गया, पूरे हमारा बैटिंग ऑर्डर ही ओपनर्स पर मुश्तमिल हो जाता था। इस हवाले से मैनेजमेंट का ये काम है कि उन्हें राइट स्पॉट के लिए उन्हें जो है वो राइट परफॉर्मर सेलेक्ट करेंगे, तो ये ओपनर वाला इतना हमें मसला नहीं करेगा। अच्छा, पाकिस्तान ने अब पीएसएल पर तो हमने काफ़ी बात कर ली, थोड़ा सा आगे चल कर फिर बात करेंगे। और लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि स्क्वाड का ऐलान किया है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, तो उस पर भी कुछ बात हो जाए। 16 रुकनी स्क्वाड है, शान मसूद कप्तान है। और शान मसूद जब लास्ट टाइम उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली थी तो उसमें जो हमारी हालत थी ना, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था शायद 2 दिन भी अब नहीं गुजारेंगे शान मसूद बतौर कैप्टन और इनको हटा दिया जाएगा, और सऊद शकील का नाम आ रहा था। लेकिन वो शान मसूद को अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी उन्हीं की कप्तानी से आगाज़ करवाया जा रहा है। तो एक तो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। बाकी 4 नए लड़के हैं, अब्दुल्ला फजल है, माद भट्ट है, अजान उवैस है और मोहम्मद गाजी गोरी। ये पहली मरतबा इनको टेस्ट कैप मिलेगी। ये स्क्वाड का हिस्सा बने, कैप तो आगे जाके मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है प्लेइंग 11 में हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी वो तो अलग बात होगी। अहमद, ये स्क्वाड कैसा है और साथ में शान मसूद को ही कप्तान बरकरार रखना कैसा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश क्योंकि हमारा ऑपोजिशन है अगली सीरीज में, तो उसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में स्क्वाड ठीक है, ऐसा बुरा नहीं है। रह गई बात शान मसूद की, तो देखें अब शान मसूद को अगर आप हटाते हैं तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? आप सऊद शकील की तरफ जाएंगे या किसकी तरफ जाएंगे? फिर अगर आप की टीम की परफॉर्मेंस है सच खास नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो बार बार कैप्टन चेंज करना मैं तो एटलीस्ट इसके हक में नहीं हूँ। आप अगर इंडिया को भी देखें या बाकी टीम्स को भी देखें तो उन्होंने कितनी कितनी सीरीज अपने घर में हारी, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा को कंटिन्यू रखा बड़े लंबे अरसे तक। इसी तरह और हमारे पास इंटरनेशनली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एक तो ये जो हम फौरन कोचेस चेंज करना शुरू कर देते हैं, कप्तान बदलना शुरू कर देते हैं, इस माइंडसेट से हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। बाकी ये है कि क्योंकि अब जो टेस्ट क्रिकेट है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें जितना हम पीएसएल को लेके या टी20 क्रिकेट को लेके जितना हम एक्साइटेड रहते हैं और काम करते हैं पीसीबी के लोग भी, उतना ही हमें मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे कभी टॉप 4 में भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के जो बोर्ड है या पॉइंट्स टेबल है उसमें फिनिश नहीं किया। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है क्योंकि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है और जो टेस्ट टीम है इसकी एक हिस्ट्री रही है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने बनाए हुए हैं। तो वो टीम फिर इस तरह से, पिछला साल तो खैर बड़ा अजीबोगरीब था, बांग्लादेश से भी हम घर में हार गए, लेकिन ये एक चीज जो मुझे टेस्ट क्रिकेट पे लगता है हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है वो ये है कि हम अपने घर में जब खेलते हैं
या सब कॉन्टिनेंट में ही अभी हम खेल रहे हैं, तो वहां पे हमने एक फार्मूला निकाला हुआ है कि हम स्पिनर्स लगा के उनके सर पे टेस्ट मैचेस जीत जाते हैं, लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में जब हम जाते हैं तो हमें फिर वहां पे खमियाजा सही हो गया, भुगतना। वहां पर जाकर खुमियाजा भुगतना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ट्रैक्स बनाते हैं और दुनिया में कहीं ना कहीं पहले ये फार्मूला चलता आ रहा था, तो भारत में काफ़ी ज़्यादा होता था इस तरह से। शाकिर भाई, ये जो अभी नया स्क्वाड का ऐलान हुआ है, इसमें आप क्या कमेंट करेंगे? खासतौर पर शान मसूद की कप्तानी, अहमद कह रहे हैं कि ऑप्शन ही उस तरह से नहीं था अब, तो जाहिर सी बात है यही हो सकता है, और बाकी वो कह रहे हैं स्क्वाड भी बेहतर है बांग्लादेश को देखते हुए। देखिए, शान मसूद की कप्तानी, आपके पास बाकी ऑप्शन कोई नहीं था। शान मसूद की शायद थोड़ी परफॉर्मेंस वीक थी, लेकिन कैप्टनसी बहरहाल उनको हम चला रहे थे। उसकी वजह यह है कि वेल ग्रूम्ड, बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, प्रेजेंटेबल आदमी है, तजर्बा तो है क्रिकेट का, आउट ऑफ फॉर्म है, तो कैप्टनसी उनको मुतबादा नज़र नहीं आया। जो स्क्वाड अनाउंस किया है ठीक है, लेकिन जो 4 लोग शामिल किए गए हैं उन पर ज़रूर बात होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये कोई टैलेंटेड लड़के नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन आप कुछ अरसे से जिनको जिस तरह मोहम्मद हुरैरा था, मैं उसकी बात करूँगा, आपने उसको टेस्ट कैप दी, 2 टेस्ट खिलाए और फिर आपने गायब कर दिया। या तो आप टाइम लिया करें सेलेक्ट करने में, और जब किसी को सिलेक्ट करें, पाकिस्तान की जो कैप पहन ले उसको सिर्फ 1-2 मैच खिलाकर उससे वापस भेज देना फिर बनता नहीं है। फिर मैं समझता हूँ कि उसको 8-10 मैचेस मिलने चाहिए, तो ताकि वो प्रूव करे कि वो इस काबिल है या नहीं है। इसी तरह आपने जो है वो जो विकेट कीपर गाजी गौरी, नो डाउट उनका ये सीज़न बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आप 3-4 साल से जो रोहिल नज़ीर को लेकर चल रहे थे, वो पाकिस्तान के टॉप टूर में था, वो कैंप में शामिल हुआ, सारा कुछ, और ऑल ऑफ सडन जो है वो उसको आपने कहीं गायब कर दिया और फिर बिल्कुल फ्रेश लड़का लेके आया। अब तक रोहिल नज़ीर की आप पिछले 2-3 सीज़न देखें, 7 सेंचुरीज़ हैं, इस सीज़न में भी उसकी 2 सेंचुरीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू गौरी। तो एक आध सीज़न के तजर्बे के बजाय जो पका हुआ है, जो आपके सिस्टम में है, उसको मौका देकर प्लान में रखा हुआ था कि भाई ये हमारा फ्यूचर हो सकता है और इस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप फर्स्ट क्लास खिला रहे हैं, उसको आप अपने टूर्नामेंट्स दे रहे हैं, तो उसको आप क्यों नहीं मौका दे रहे? यह वाकई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और बाकी अहमद, आप इस पर बात करना चाहेंगे? स्पेशली जैसे रोहिल नज़ीर की बात की, हुरैरा की बात की है कि हुरैरा को भी स्क्वाड में कभी रखा जाता है, कभी स्क्वाड में रख कर भी उसको कहा जाता है भाई हमने इसको रिलीज़ कर दिया है, और कभी उसको अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं किया जाता, और बिल्कुल नए लड़के और जो हैं उनको मौका दे दिया। देखें, यही तो प्रॉब्लम है कि जो हमारा कल्चर है कि हम प्लेयर्स को, जिन प्लेयर्स को बेतुका टीम के अंदर लाते हैं, उनको हम चांसेस पे चांसेस देते रहते हैं, और जिन प्लेयर्स को हम परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लेके आते हैं, उन प्लेयर्स को हम या तो बेंच पे बिठा के बाहर कर देते हैं, और या फिर हम उन प्लेयर्स को इक्का दुक्का अगर उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी हों तो उस पर बाहर कर देते हैं। अब जैसे इसकी अल्टीमेट एग्जांपल है सुफियान मुकीम के, परफॉर्मेंसेस के बावजूद आपने उसको बाहर किया टीम से, हर जगह वो परफॉर्म करता रहा, अभी भी टॉप विकेट टेकर है। तो अब टेस्ट टीम में भी हम यही कुछ कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे ना, यहाँ पे तो देखें लुकमान, हमारे हम तो एक ये ट्रेंड भी है कि हम पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर्स को टेस्ट टीम के अंदर भी इंक्लूड करते रहे हैं। तो जब तक हम प्लेयर की सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं करेंगे, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको टीम में नहीं लाएंगे, और फिर लाने के बाद उनको प्रॉपर मौका नहीं देंगे जो वो डिजर्व करते हैं, और इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस बेस पे उन प्लेयर्स को लेंगे जो डिजर्विंग नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में हमारी टीम इसी तरह से स्ट्रगल करती रहेगी। और तीनों फॉर्मेट में आप देखें, वनडे हो, T20 हो, हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है। और स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो मेरिट का कत्लेआम कर रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद पे प्लेयर को खिला रहे हैं। अब देखें, साहबजादा फरहान की अगर मैं बात करूं, तो साहबजादा फरहान डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर था, वो परफॉर्म करता रहा, आपने उसको मौका दिया है तो उसने परफॉर्म किया है ना। अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर की रट लगाते रहते हैं, मैं आप बैठ के भी और सारे लोग भी कि जी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बेहतर करें या डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाएं, तो उनको ला के आप जब मौका देंगे तो वो साबित करेंगे कि वो वाकई डिजर्व करते हैं या नहीं। कामरान गुलाम की एग्जांपल है कि उसने जबरदस्त परफॉर्म किया जब वो टीम में आया, लेकिन उसके बावजूद हम कभी बाबर आजम को उस पर फोकियत दे देते हैं, कभी हम किसको दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में हम जब तक इस शेल में से नहीं निकलेंगे ना, हमारे लिए क्रिकेट और मुल्क बड़ा होगा इन द इंडिविजुअल सुपरस्टार से, तो खुद ब खुद हमारी क्रिकेट राइट ट्रैक पे आ जाएगी। अच्छा सर, शॉर्ट कमेंट करें, मुझे ब्रेक के लिए जाना है शाकिर भाई। ये अब्दुल्ला फजल है या बाकी दूसरे लड़के जो शामिल किए जैसे अमाद भट्ट है, ये कैसी सिलेक्शन है? सही हो गया कि इनकी बनती थी जगह? देखिए, अब्दुल्ला फजल को हम जो देख रहे हैं उसके, हम पिंडी की टीम में शायद रावलपिंडी से खेल रहा है, और हमने पहले भी उस पर बात की थी कि वो एक ओपनर स्लॉट का प्लेयर है। आप उसको रिजवान जो है वो डाउन द ऑर्डर दे के उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट
अपनी टैलेंट नहीं दिखा पाया। अब जो बंदा जो T20 में एग्रेसिव लगा, मुझे नहीं पता, उसको मैं डोमेस्टिक उसका फॉलो नहीं किया, लेकिन ये उसके अंदर एबिलिटी ज़रूर थी कि उसके अगर आप स्टैट्स देखें तो रन्स भी काफ़ी हैं उसके। और बहरहाल अगर जिन लड़कों को T20 में परफॉर्म करे तो उनको अगर आप थोड़ा सा इधर ही रहने देते, आप बिल्कुल ऐसे रेड बॉल T20 में 14 मैचेस में 511 रन किए हैं, फर्स्ट क्लास में 25 मैचेस में 1828 रन हैं और 41 की एवरेज से उन्होंने ये खेला है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। कुछ नए लड़कों को उसका हिस्सा बनाया गया है बांग्लादेश के खिलाफ और इसमें अमाद भट्ट भी शामिल हैं। और अमाद भट्ट साहब काफ़ी लंबे अरसे से खेल रहे हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में, मुख्तलिफ टीमों की वो कप्तानी भी करते हैं। तो अहमद, आप कुछ कहेंगे सिलेक्शन पर? अच्छा, एक चीज मैं जरूर एक पॉइंट उठाना चाहूंगा। एक लड़का हमने टेस्ट टीम में सिलेक्ट किया था, पिंडी का ही था, काशिफ अली। वो फास्ट बॉलर था, उसको हमने सेलेक्ट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंका या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में। उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद फिर वो लड़का भी गायब हो गया और हमें नहीं पता कि अभी काशिफ अली किधर है और किधर नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप अमाद भट्ट को लाए हैं तो प्लीज उसको चांसेस दीजिएगा जो वो डिजर्व करता है। एक प्रॉपर मौका दें प्लेयर को। अगर आपको लगता है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा या उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं बिल्कुल ही माइनर है, इक्का दुक्का है, जो इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है या स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो फिर आप बेशक बाहर करें। लेकिन वही बात है कि रेपुटेशन की बेस पे प्लेयर्स को ना खिलाएं। बाकी मेरे ख्याल में इसमें आई गेस के जो यंग बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वो ये कि एक उनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल रहा है। ऑब्वियसली T20 में क्योंकि मार धाड़ होती है, जितनी मार धाड़ होती है उतना आपका आउट होने का चांस होता है। इस टेस्ट क्रिकेट में आपके पास कम बैक का काफी टाइम होता है। एक सेशन बुरा गया है तो दूसरे सेशन में आप कम बैक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं ये डिफाइन कर देगी कि ये जो हमने यंग 3-4 लड़के सेलेक्ट किए हैं, तो क्या ये एक तो इनका सेलेक्ट होना बनता था, और अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं तो इट मींस कि ये डिसीजन ठीक हुआ है। फिर आगे भी हमें मेरे ख्याल में डोमेस्टिक के जो अच्छे लड़के हैं, तगड़े लड़के हैं, यू नो रिस्पेक्टेबल फॉर्मेट के, उनको मौका देना चाहिए। सही हो गया जी। शाकिर भाई, बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज है, 2 मैचेस हैं। इस स्क्वाड को सामने रखते हुए और बांग्लादेश टीम की मौजूदा जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उसको सामने रखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान आसानी से बांग्लादेश को हरा देगा? और साथ में ये कि ये जो नए लड़के शामिल किए हैं, आप नहीं समझते कि बांग्लादेश के खिलाफ कोशिश करनी चाहिए कि इनको चांस दिया जाए? अगर आपने सेलेक्ट किया है तो कम से कम इनको मौका दें बांग्लादेश के नहीं, बिल्कुल। हम जब मैं उरारा के हवाले से बात कर रहा था, मैं कहता हूँ कि जिसको आप कौमी टीम में सेलेक्ट करें, बिल्कुल उसको 8-10 मैचेस दे के वापस भेजें, ताकि वो किसी आखिर वो पूरा जो है वो फाइट करके यहाँ तक पहुँचा है, और 1-2 मैचेस अनफेवरेबल कंडीशन में उसको खिला के उसको बाहर कर देना, ये उसके साथ फिर तोहीन है। तो ये एक माइंडसेट क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है। जब वो अपने होम ग्राउंड में अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेके खेलती है तो उसने बड़ी बड़ी टीम को जो है वो बांग्लादेश में फंसाया। तो मैं इसको आसान सीरीज़ नहीं समझ रहा, लेकिन उन लड़कों के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं उनको कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में सीरीज़ नहीं मिल रही, उनको सब कंटिनेंट में मिल रही है, आलमोस्ट सिमिलर कंडीशन होंगी, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि वाकई वो डिज़र्व करते थे इस टीम में आना। सही हो गया। अच्छा, साथ में आपको पता है कोचिंग स्टाफ में सरफराज अहमद, कोचिंग स्टाफ में ये ज़रूर बात होनी चाहिए। सरफराज अहमद को बाज़ाब्ता तौर पर अब एक अहम रोल दे दिया गया है। और सिर्फ सरफराज अहमद नहीं, आप देखें बैटिंग कोच असद शफीक है, बॉलिंग कोच उमर गुल है। ये वो लॉट है जो 2005 के बाद के लोग हैं जो मॉडर्न क्रिकेट में खेल के आए हैं और उनको रिटायर हुए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो मैं ये जो एक माइंडसेट मैंने देखा है कि पीसीबी के अंदर वो बाबू से जान छूट रही है, और वो भाग दौड़ करने वाले, मॉडर्न क्रिकेट को समझने वाले, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को समझने वाले और डाटा ड्रिवन किस्म के जो टैलेंट है उसको अब ऊपर भी लाया जा रहा है मैनेजमेंट में। तो ये आपने शुक्र है याद करा दिया। इस सीरीज़ में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सरफराज अहमद, असद शफीक, उमर गुल, ये ज़बरदस्त कॉम्बो बनाया गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद, आप कोई बात करना चाहेंगे इस हवाले से? जो कोचिंग स्टाफ साथ में रखा गया है, कल भी वैसे हमने इस पर बात की थी। अच्छा, इसमें मैं आज एक चीज देख रहा था कि असद शफीक मेरे ख्याल में वुमेन टीम के साथ भी एसोसिएटेड है एज सिलेक्टर। उसके अलावा उनको अब 3-4 रोल मिले हैं, एनसीए में भी उनको कोई रोल मिला है। तो मेरे ख्याल में
असद शफीक को बिल्कुल मिसबाह पार्ट 2 बनाया जा रहा है कि उनको बहुत सारे रोल्स दिए हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो, नो डाउट बैट्समैन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, एज अ बैटिंग कोच बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट जॉब है, लेकिन जो बाकी हम रोल दे रहे हैं मेरे ख्याल में अननेसेसरी बर्डन हमें किसी इंडिविजुअल पे नहीं डालना चाहिए। अगर उनको आपने एज अ बैटिंग कोच अपॉइंट किया है तो आप उसी पे रहते, और साथ एनसीए का अगर आपने उनको देना था तो ठीक है, या सिलेक्शन कमेटी और एनसीए में से कोई एक रोल। तो अभी आपने क्योंकि इनको 3-4 जगहों पे इंगेज कर दिया है, तो मुझे ये लगता है कि जब आप 3-4 जगहों पे इंगेज हो तो फिर आप जो मेन आपका रोल है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने में थोड़े पीछे रह जाते हैं। उमर गुल आई गेस के फास्ट बॉलिंग कोच बने हैं, और उमर गुल इससे पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लास्ट ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था टेस्ट सीरीज का, तो उस वक्त मोहम्मद हफीज गालिबन डायरेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और उमर गुल उस वक्त बॉलिंग कोच थे। तो अब आप देखें कि हम सीरीज की हार की वजह से हटा देते हैं, फिर कुछ अरसा गुजरता है, वही चेहरे हमें घुमा फिरा के दिखाए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब सिलेक्शन कमेटी में ये रहे असद शफीक और वहां से इधर ले आए, तो ये भी एक चीज़ है कि मतलब वही लोग हैं जिनको बार बार, हाँ सरफराज अहमद ये है कि एक नई एंट्री हुई है, ये आप कह सकते हैं। सरफराज अहमद तो बिल्कुल, उनको तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान ही कहेगा कि जिस तरह की उनकी एक माइंड सेट रहा है एज एग्रेसिव कैप्टन, मेरे ख्याल बाकी 2 फॉर्मेट का भी हम कैप्टन अगर बनाए तो इट्स नॉट बैड, बजाय सॉरी कोच। लेकिन मुझे लगता है कि ये सफर उसी तरफ है, ये आगाज है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये पहली सीढ़ी है, जाएंगे उधर ही। ये आप डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंसेस कैसी आती हैं। मेरे ख्याल में किसी भी फॉरेन कोच से सरफराज अहमद बहुत बेहतर हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, वो इन प्लेयर मेजॉरिटी प्लेयर्स के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, उनके साथ उनका जो एक ताल्लुक है बड़ा ज़बरदस्त है। कभी मैंने उनके अंदर एटीट्यूड नहीं देखा, बिल्कुल एक ऐसा बच्चा जो ग्रास रूट से आया है वो भी कंफर्टेबल होके सरफराज अहमद से कुछ पूछ सकता है या वो उसको सिखा सकते हैं। तो अगर हम अगर वनडे का रिकॉर्ड देखें आउटस्टैंडिंग, टेस्ट का रिकॉर्ड काफी बेहतर, बतौर कैप्टन यार, बतौर कैप्टन हम मुसलसल उनकी कप्तानी में इतनी सारी T20 सीरीज खेले, जीते, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। शाकिर भाई अभी जो दूसरी बात करते हैं, मैं कल के मैचेस पर जाना चाहता था, लेकिन अहमद ने वो बात की कि उनको बाकी फॉर्मेट्स का भी कोच बना देना चाहिए, तो मेरी सुई जो है ना वो यही यकीनन मुझे लग रहा है कि होगा भी ऐसे, और सरफराज टेस्ट से ज़्यादा वो वाइट बॉल के लिए कोचिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल मैं उनको समझता हूँ। और कोई गौतम गंभीर टाइप जो रोल पीसीबी मुझे लगता है कि इधर सरफराज को देने का फैसला किया, और ये बुरा फैसला नहीं है। सरफराज की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि वो एपॉलिटिकल है, किसी किस्म की सियासत, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, टीम से बाहर हुआ अपनी किट उठाई सीधा नेट्स में गया, परफॉर्म किया, और डोमेस्टिक खेला, फिर टीम में आया। इस तरह की उसकी हमेशा अप्रोच रही है कि उसके इर्द गिर्द हमेशा क्रिकेट रही है। नॉन क्रिकेटिंग जो एक्टिविटीज़ हमारे क्रिकेटर्स की हैं उससे सरफराज बहुत दूर है, और उसके जो वर्क एथिक्स हैं आपको नज़र आएगा। अभी आपने एक छोटी सी असाइनमेंट उसको जो अंडर 19 के साथ दी, आप एशिया में जीते, आपने वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो वो एक रिजल्ट दे के वहाँ टेस्ट किया गया कि हाँ इसको काम आता है, फिर उनको ये बड़ी असाइनमेंट दी गई है, और ये परफॉर्मेंस, और देखें टीम भी वो बिल्कुल फिर यंग लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि फैसला किया गया कि एक रीबिल्डिंग करनी है, ना कि टेस्ट चैंपियनशिप को फोकस करना है। वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, जी हाँ, मतलब सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर है जाहिर सी मेरा ख्याल है हेड कोच को मेंबर होना भी चाहिए। हाँ, और प्लेइंग 11 बनाने में भी आसानी होगी, स्क्वाड तश्कील देने में भी आसानी होगी, फिर उनको उन्हीं लड़कों को पिक करेगा खुद बंदा, और फिर उनको ग्रूम भी करेगा। ये एक मतलब एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक सिस्टम बन जाता है ना, वरना तो यही क्लैश रहता है कि भाई कोच कुछ कह रहा होता है, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान कुछ कह रहे होते हैं। हमारा कल्चर ऐसा है, दुनिया में शायद ऐसा नहीं होता होगा, हमारे यहाँ बड़े मसले मसाइल हैं। अहमद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप सरफराज अहमद को अगर लेके आए हैं ना, तो खुदा के लिए ये ना समझें कि उसके पास कोई मैजिकल स्टिक है जो वो घुमाएगा और पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएगा। उसको आप रहने दें और सरफराज अहमद को थोड़ा टाइम दें ताकि वो इन लड़कों के साथ काम कर सकें, थोड़ा यूज टू हो सकें। ओवरनाइट जो है रिजल्ट्स नहीं आते कभी भी, अगर कोई ऊंच नीच होती भी है बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में तो उनको कंटिन्यू रखें, ये बार बार कोचेस चेंज करने वाला काम ना करें। और मैं ये समझता हूं कि वनडे और T20 का रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें इमीडिएटली अगर हम अनाउंस भी कर दें तो काफी बेहतर है, क्योंकि माइक हसन ने ऐसा कुछ खास कारनामा सर अंजाम दिया नहीं है जब से वो हेड कोच आए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह आपकी बात पर। बहुत शुक्रिया अहमद आपका, और बहुत शुक्रिया शाकिर भाई आपका। हमने बात की आज के मैच के हवाले से और कुछ बात की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। शान मसूद कप्तानी करेंगे, 4 नए लड़कों को शामिल किया गया है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।